Hello everyone. Today we are going to read class 8th geography book part 2 lesson number 5 industries. Iron and steel industries has developed taking advantages of raw material, transport, cheap labor and the market. जो लोहा इस्पात उद्योग के जितने भी ये लोहा की फैक्ट्रियां थी वो सस्ते श्रमिक बाजार और परिवहन का लाभ लेने लग गए थे. All the important steel producing centers like Durgapur, Bhilai, Jamshedpur, Burnpur, Bharoka, Rokeera are located in the region of spread of the four states West Jharkhand, Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Bidwadi and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Salem in Tamil Nadu, and all the other important steel centers were located at the resources. Indian steel production increased from the 1 million ton 1947 to 30 मिलियन टन सिंस 2002. तो सभी जितने भी महत्वपूर्ण लोहा की जो इस्पात केंद्र थे वो भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, जमशेदपुर एक ही प्रदेश में स्थित थे. ये 4 राज्यों में फैला हुआ था. वो 4 राज्य कौन कौन से थे? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विजयनगर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, सेलम, तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण जगहों में ये फैला हुआ था. तो जो इसकी थी जमशेदपुर में 1947 में ये जो था इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई. पहले 1947 में 1 मिलियन टन होता था, उसके बाद ये 2002 में इंक्रीज़ होके 13 मिलियन टन तक ये पहुंच गया था. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. अब हम पढ़ेंगे टाटा आयरन और स्टील कंपनी के बारे में. टाटा आयरन देखो क्या है. There was only one iron steel company plant in the country, Tata Iron Steel Company, before 1947. 1947 से पहले हमारे देश में सिर्फ एक ही लोहा का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को. इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री. ये जो थी ना बिल्कुल निजी कारखाना था. ऑल इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट टुक द initiative and the establish several iron steel plants. स्वतंत्रता के बाद जो सरकार ने इसका सारा काम जो है अपने हाथों में ले लिया था और बहुत से जो है लोहा के इस्पात थे वो अपने प्लांट कर दिए थे, उन्होंने स्थापित कर दिए थे. टिस्को वो स्टार्टेड एट द साक्षी इन 1907 नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कराई एंड Sabarnekha in Jharkhand. Geographically, Jamshedpur is the most suitable situated iron steel country in our country. तो झारखंड के स्वर्ण रेखा के एक खरई नदी में क्या के निकट साक्षी के नाम पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी. इसके बाद जो साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया और पूरे ज्योग्राफी के हिसाब से जो जमशेदपुर है भारत में लोहा इस्पात का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और सबसे सुविधाजनक केंद्र अभी भी यही है. साक्षी वो सेटल to establish the steel plant for the various reason. साक्षी को कई जगहों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया. दिस प्लेस वॉज नियरली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमिठाई स्टेशन, द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन. ये जो जगह थी ये बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग से थोड़ी सी दूरी पर ही थी जो कि थी 32 किलोमीटर दूरी थी. इट वॉज लोकेटेड क्लोज टू आयरन और कोल एंड मैंगनीज रिवर्स एज वेल एज कोलकाता विच गेव अ लार्ज मार्केट. ये जो लोहा अयस्क था, मैंगनीज था और कोयला के जो थे ये सारे कोलकाता के समीप ही थे जहां विशाल बाजार लगा करता था. टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम द झारखंड झरिया कोलफील्ड्स और इंडियन और एंड द लाइमस्टोन मैंगनीज डोलोमाइट फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. तो टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से लोहा और डायनामाइट चूना पत्थर और मैंगनीज सारा प्राप्त होता था. द खरकी एंड द सुबर्णरेखा रिवर प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर टू सप्लाई. और जो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी थी यहाँ से पूरा प्राप्त जल उन्हें मिला करता था. गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड द एडिक्वेट कैपिटल फॉर द लेटर डेवलपमेंट. और जो सरकारी जितने कार्य थे वो इसी पूंजी से ही प्राप्त हुए. सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटअप टू द जमशेदपुर आफ्टर टिस्को. तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के साथ बहुत सारे वहाँ पे उद्योग स्थापित किए गए. दे प्रोड्यूस केमिकल, लॉमिनेटिव पार्ट्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर इक्वायरमेंट एंड टिन प्लेट एंड वायर केबल. तो इसमें क्या थे? रसायन, इंजन के पुर्ते, मशीन, कृषि के उपकरण, टिन की चद्दरें, केबल आदि के काम इन इंडस्ट्रीज में किया जाता था. जो ये नवी इंडस्ट्रीज खुली थी वो इंडस्ट्री में ये सब काम किया जाता था. The development of the iron and steel industry gateway to the rapid industrial process in India. ये जो हमारे देश में लोहा का उद्योग इतनी
विकास से त्वरित उद्योग जो है उद्योग बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करने लग गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से विकास होने लग गया। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड मेनली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारतीय उद्योग के लगभग सारे जितने भी उद्योग थे ना वो इसी के ऊपर ही निर्भर रहने लग गए थे, लोहा इस्पात के ऊपर ही। द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड मिनी स्टील मिल्स। तो ये भारतीय लोहा इस्पात जो थे वो किस पे था, ये साथ के साथ लघु इस्पात भी इसके अंदर शामिल था, बड़े पैमाने पर भी होता था और ये छोटे पैमाने पर भी इसका लोहा का इस्पात होता था। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेकेंडरी प्रोड्यूसर एनिश्री इंडस्ट्रीज एंड रोलिंग मिल्स। इसमें क्या थी, रोलिंग मिल, द्वितीयक उत्पादक और सहायक उत्पादक भी इस सब में शामिल थे। उसके बाद है पिटबर्ग। पिटबर्ग क्या होता है बच्चों, पिटबर्ग होता है, अब हम रीड करेंगे पिटबर्ग के बारे में। तो देखो क्या है पिटबर्ग। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये संयुक्त राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। द स्टील इंडस्ट्री एट द पिटबर्ग लाइक द एडवांटेजेस ऑफ लोकेशन। पिटबर्ग जो है इस्पात उद्योग को भी स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स लाइक कोल अवेलेबल लोकली while the iron ore comes from the iron mines located in the Minnesota about 1500 किलोमीटर फ्रॉम द पिटबर्ग। तो कच्चा माल जैसे कि कोयला हो गया वो पिटबर्ग में ही उपलब्ध हो जाता था, जबकि जो लोहा था वो थोड़ी सी मिनेसोटा जो लोहे की खानों में मिलता था वो पिटबर्ग से लगभग 1500 दूरी पर मिल जाया करता था। बिटवीन दिस माइंस एंड द पिटबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग और चीपली एंड द फेमसली ग्रेट लेक्स वाटर। तो इन खानों और पिटबर्ग के बीच में नौका परिवहन का सबसे अच्छा मार्ग जो था वो गेट लेक्स जल मार्ग आता था। ट्रेन ट्रांसपोर्ट द ओर फ्रॉम द गेट लेक्स टू द पिटबुक एरिया। द ओयो मोंगलिया एंड द एलिगेही रिवर्स गिव द सफिशिएंट वाटर सप्लाई। तो ये जो अयस्थान नौका परिवहन है तो सबसे अच्छा मार्ग था। गेट लेक्स जो से पिटबर्ग्स के क्षेत्र में लोहा जो था रेलगाड़ियों के द्वारा आया करता था। और टुडे वेरी फ्यू लार्ज स्टील मिल्स आर इन द पिटबर्ग इटसेल्फ। आज क्या है पिटबर्ग में बहुत कम ही इस्पात जो मिले हैं वो रह गई हैं। They are located in the valleys of the Mongala and the Allegheny rivers above the Pittsburgh and along the Ohio River below it। अब क्या हो गया पिटबर्ग के ऊपर एलघनी एंड द मोनोग्लिया नदी की घाटी पर, ये पिटबर्ग के नीचे ओल्गेहो नदी पर स्थित हो गए हैं ये सब। प्रिपेयर्ड स्टील इट्स ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट बाय द बोथ लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। परीक्षित इस्पात जल और जल स्थानों दोनों मार्गों के लिए भेजा जाता था। ये जल से भी भेजा जाता था और ये जो स्थल होते हैं ना भूमि उससे भी ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पिटबर्ग रीजन हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन द स्टील माइंस। जो पिटबर्ग रीजन था वहाँ पे लोहे की कारखाने के अलावा बहुत सारे कारखाने थे। दे यूटिलाइज स्टील एज द रॉ मटेरियल एंड मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेल रोड इक्वाइपमेंट रेल्स एंड हैवी मशीनरी। वो क्या करते थे, वो कारखानों में रेल की पटरियों के साथ साथ भारी मशीनों के साथ साथ वो कच्चा माल भी उपलब्ध कराया करते थे। अब नेक्स्ट आएगा, अब हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम रीड आउट करेंगे कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब तक हमने लोहे की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, अब हम कॉटन की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, टू वीव क्लॉथ फ्रॉम द यार्न इज एन ओल्ड आर्ट। धागे से कपड़े की बुनाई करना एक जो है ना पुरानी कला है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी कला है। Cotton, silk, wool, flax, jute have been used to making clothes. The textile industry can be classified on the basis of raw material used in them। तो ये जो होता था ना कपास, सिल्क, ऊन, जूट, पटसन, ये सारे कपड़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो वस्त्र उद्योग के वर्गीकरण के लिए इन सब का यूज़ किया जाता था। और जो रेशा वस्त्र था ये कच्चे माल के लिए होते थे। फाइबर्स मतलब जो रेशे थे वो कच्चे माल के लिए यूज़ किया जाता था। फाइबर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। जो फाइबर्स होते थे वो नेचुरल भी होते थे, प्राकृतिक भी होते थे और मैन मेड भी होते थे, मतलब मानव के द्वारा भी बनाए जाते थे। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क, वूल, लिनन, कॉटन एंड जूट। और जो ये नेचुरल फाइबर हुआ करते जो प्राकृतिक होते वो ऊन, रेशे, कपास, सिल्क, जूट, लिनन इन सब से मिलते थे। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रायन्स एंड एक्राइलिक। और जो मानव निर्मित रेशे थे वो कौन से थे, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन एंड एक्रिलिक, ये सब थे। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड।
जो सूती वस्त्र उद्योग है वो पूरे संसार का सबसे पुराना उद्योग है। कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग द हैंड स्पिनिंग टेक्निक एंड द लूम्स टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी। जो 18वीं सदी से पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, सूती जो वस्त्र थे वो हथकरघों, हथकताई और तकनीकों के द्वारा बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी। तो पावर लूम ने 18वीं सदी से पहले ग्रेट ब्रिटेन और इसके अलावा विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती कपड़े का विकास धीरे धीरे हो गया था। टुडे इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान एंड द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज भारत, चीन और जापान और संयुक्त अमेरिका जो है कपड़ों की सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। इंडिया बूस्ट ऑफ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। जो इंडिया है अच्छी गुणवत्ता के सूती कपड़ों के लिए आज भी जाना जाता है, अच्छी परंपरा है। इंडिया हैड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ्स ऑलरेडी लार्ज मार्केट बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश से शासन से पहले जो भारत के हाथ से काम करने वाले जो हाथ के बुनकर थे उन कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा बिक्री होया करती थी। द मशीन ऑफ ढाका, छिंच ऑफ Multipatam and Calico of the Calicut and the gold worth cotton pieces of the Bharanpur and the Vododara and Surat were the famous worldwide of their quality and design। तो ये जो कालीकट, ये ढाका का मसलन, कालीकट का कैलिको, मसीपटम का छीट, बहारनपुर, सूरत, बड़ोदरा की सुहानी, ये सारी चीज़ें सूती वस्त्र थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन टेक्सटाइल वॉज कॉस्टली एट द टाइम कंज्यूमिंग। और जो ये हाथों से बनाने वाली जितनी भी चीज़ें होती थी ना वो कॉस्टली होती थी, वो महंगी होती थी और टाइम कंज्यूमिंग, वो ज़्यादा समय लेती थी, ज़्यादा समय उनसे व्यस्त बर्बाद हो जाता था, बहुत टाइम लगता था हाथों से काम करने में। एज अ रिजल्ट ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल ऑफ द यूरोप प्रोड्यूस द चीप गुड क्वालिटी फाइबर्स। इसकी वजह से जो परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग थे वो, जैसे यूरोप में नए वस्त्र मिले खुले, उसकी वजह से ये सब चल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे कम मेहनत पर ज़्यादा प्रोडक्शन उनको मिल रही थी, तो उसकी वजह से वो चल नहीं पाया। और जो इंडियन का काम था वो हाथों से बुनाई वाला, वो धीरे धीरे ठप होता चला गया। द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल वो सेटअप इन द मुंबई 1854। 1854 में पहली आधुनिक मुंबई में मशीन स्थापित की गई थी। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, द स्किल्ड लेबर फैसिलिटी, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द रीजन। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए, कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन की आयत के पतन और श्रम के लिए इस उद्योग को बिल्कुल अच्छे से इस प्रदेश में फैला दिया गया था। इन द बिगनिंग दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। शुरू में ये जो उद्योग था वो गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जगह में पनपा, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का जो वातावरण था वो अच्छा था, उसके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे वो बहुत पनपा। बट द ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली टुडे। पर आजकल क्या होता है कि जो ये आर्द्रता होती है वो हम कृत्रिम भी पैदा कर सकते हैं। रो कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। और जो कपास होता था वो बिल्कुल शुद्ध आता था और ऐसा होता था जिसका वजन कम ही नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दिस इंडस्ट्री हैज़ टू स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस उद्योग को इंडिया के बहुत सारी जगहों पर फैला दिया गया। कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जे कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता, लुधियाना, पानीपत, पौंडीचेरी इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब आ जाओ अहमदाबाद पे। अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। जो अहमदाबाद है वो साबरमती रिवर के किनारे पर स्थित है। द फर्स्ट मिल वो सेटअप इन 1859। 1859 में यहाँ पे पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया सून आफ्टर मुंबई। ये पूरी मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। अहमदाबाद इज जनरली कॉल्ड द मानेसर ऑफ इंडिया। जो अहमदाबाद था उसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाने लग गया। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर वर द बिहाइंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में अनुकूल अवस्था के कारण जो सूती वस्त्र उद्योग था उसका जो जल्दी जल्दी वो फैलता जा रहा था, उसमें फैलने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरिया। अहमदाबाद कपास के पैदा होने वाले क्षेत्र में स्थापित किया गया था। दिस गिव्स अ वे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से जो कच्चा माल था वो आसानी से उनको मिल जाया करता था। With well development road and railway networks allows
allows easy transport of textile to different parts of the country, thus the providing ease to reach the market. आर्द्र जलवायु, कताई बुनाई और आदर्श जलवायु की वजह से ये क्या हुआ, उपलब्ध मिलों की स्थापना वहीं पे आसपास हो गई. मुंबई पोर्ट नियर बाय मेक्स इम्पोर्ट ऑफ द मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ द टोटल टेक्सटाइल इजिली. जो मुंबई था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, ये सारे क्या वो इजिली वहाँ से सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने लग गए. अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन द सम प्रॉब्लम इन रिसेंट ईयर. अहमदाबाद में जो कारखाना था शुरू में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. सेवरल टेक्सटाइल मिल हैज़ क्लोज डाउन. कुछ जो मिल थी वो बंद हो गई. दिस इज द मेनली ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज द नुगुपड्रेशन ऑफ द मशीन्स टेक्नोलॉजी इन द अहमदाबाद. तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नज़दीक में मुंबई में जो मशीनें थी उसका निर्यात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और जो अहमदाबाद में नवी नवी सूती वस्त्र उद्योग था उसकी जो सुविधा थी वो सारा धीरे धीरे कम होती जा रही थी. इस वजह से जो था, जो कुछ जगह थी वो जो उद्योग थे वो बंद होते जा रहे थे. अब हम पढ़ेंगे ओसाका के बारे में. ओसाका जापान. ओसाका इज़ इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान. जो ओसाका है वो जापान का सबसे जानने वाला वस्त्र निर्माण केंद्र है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी से भी कहा जाता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप ड्यू टू द सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन ओसाका. ये जो ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग था, ये भौतिक कारणों की वजह से भी इसका विकास हुआ है. द एक्सटेंसिव प्लेन राउंड ओसाका प्रोवाइडेड द लैंड विच वॉज इजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स. ओसाका के चारों तरफ जितने भी मैदान थे, सूती वस्त्र मिल थी, वहाँ पे वो बिल्कुल आसानी से मिल जाते थे. इस वजह से वहाँ पे ये कॉटन मिल वहाँ पे फैलने लगी. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ कन्वीनियंट फॉर स्पिनिंग एंड द वीविंग. और जो ये जो थोड़ा जो जलवायु थी वहाँ पे कटाई और बुनाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त थी. द रिवर योडो प्रोवाइड्स द सफिशिएंट वाटर द मिल्स. और जो रिवर थी वहाँ की योडो उन्हें प्रॉपर सफिशिएंट पानी उनको दिया करती थी, उपलब्ध करा दिया करती थी. लेबर इजीली अवेलेबल. वहाँ पे जो लेबर था वो बहुत इजीली मिल जाया करता था. लोकेशन ऑफ द पोर्ट मेक्स द इम्पोर्ट ऑफ द रॉ कॉटन एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल इजी. और जो पतन की अवस्था से जो कच्चे कपास की आयात थे और जो निर्यात था बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज द ओसाका डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स ऑल टुगेदर. जो ओसाका का वस्त्र उद्योग था वो पूरी तरह से कच्चे माल पर ही निर्भर हो गया था. कॉटन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इजिप्ट, चाइना, इंडिया एंड यूएसए. और जो ये कपड़ा था, कपास कहाँ से आता था, मिस्र, चीन, महाराष्ट्र और यूएसए से मंगाया जाता था. The finished product is mostly exported at the good market because of the good quality and low price. तो ये जो बन जाया करता था जो कम मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता की वजह से ये जो थे बाजार में बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा था. तो इट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री ऑफ द लेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका रिप्लेस्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्वाइपमेंट एंड द सीमेंट एक्सेट्रा. तो यद्यपि देश में जो एक बहुत सारा महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे कि हाल ही में ओसाका की जो सूती वस्त्र उद्योग था उसके स्थान जो है वो किसी दूसरे उद्योग ने ले लिया था, जैसे कि लोहा इंडस्ट्री, जहाज वाली इंडस्ट्री, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इन सारों ने उसकी कॉटन मिल की जगह ले ली थी. अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में रीड आउट करेंगे. सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में. Imagine how much could be achieved if the companies can operate a 24-hour workday. Some of the software companies in USA, in Bangalore, India have joined the achieve this. There are many ways in which a firm shift work across the oceans. For instance, two software professional, Danny, Silicon Valley, California, Smita, Bangalore, are working jointly on a project while the Smita and the Bangalore sleeps. Danny in California is working. At the end of the work day, he sends a message to the Smita updating his process. When she arrives work the Bangalore, after a couple of hours, she notices the message awaits her. She comes to the work on the project straight away. She relays the result for the back to the California by the end of the day. By the way, they communicate एंड वर्क टुगेदर एज इफ दे सिटिंग एडजॉइनिंग ऑफिस. तो ये स्टूडेंट्स से जो हमें देख रहे हैं सारा हमने इमेजिन करना है. तो देखो क्या इमेजिन करना है कि यदि हमारी कंपनी जो है, कंपनी में जो कार्य दिन वो 24 घंटे
संचालित रहे तो कितना कार्य किया जाएगा अगर हमारी जो कंपनी 24 घंटे ही चलती रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां ऐसा ही करने में बिल्कुल ऐसा करती हैं। संपूर्ण विश्व में इस तरह के शिफ्ट कार्य करने के ही रास्ते हैं। उदाहरण के लिए 2 सॉफ्टवेयर व्यवसाय कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी या डैनी और बेंगलुरु में स्थित एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब सिमटा बेंगलुरु में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में कार्य करता है। अब कार्य दिन की समाप्ति हो जाती है तो प्रगति का उद्घाटन संदेश भेजा जाता है। कुछ घंटे बाद जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य करती है तो ये संदेश वहां पर चला जाता है और उसके बाद ये जो काम है वो कौन करता है, वो कैलिफोर्निया में बैठा लड़का काम करने लग जाता है। इस तरह से वे संवाद और कार्य के साथ साथ काम करते हैं। इस तरीके से मानो सट्टे कार्यालय भी बैठे रहते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसमें क्या कहना है, इमेजिन करो कि अगर फैक्ट्रियाँ 24 घंटे तो चले क्या होगी। आजकल तो यही हो रहा है कि सारी फैक्ट्रियाँ से चलती है, शिफ्ट के हिसाब से चलती हैं। पहली शिफ्ट में कोई काम करता है, दूसरी शिफ्ट में फिर, तीसरी शिफ्ट में फिर। तो यही इन्होंने कहा कि मानो कि सुबह काम कोई और कर रहा है, रात को कोई और सो रहा है, पर वो पर्सन जो सुबह काम कर रहा था वो रात को सो रहा है और जो रात को सो रहा था वो बंदा काम कर रहा है। तो ये इस तरीके के बारे में ही, ये प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम रीड आउट करेंगे। The information technology industry deals with the storage, processing of the transmission of information। जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो संग्रहण और प्रकरण के कार्य में से काम करते हैं। दिस इंडस्ट्रीज हैज बिकेम द ग्लोबल टुडे। ये जो इंडस्ट्री है वो भूमंडल बन गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इवेंट्स रिसेंटली। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रौद्योगिकी, राजनीति, सामाजिक आदि इन सब की वजह से ये सब हुआ है। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिसोर्सेज, एबिलिटी, कॉस्ट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुख्य कारक है इस उद्योग में अवस्थित निर्धारित करते हुए वे संसाधन, उपलब्धता, लागत और अवसंरचना आदि उपलब्ध कराते हैं। द चीफ हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री एंड द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर एंड इंडिया। तो सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य नभ क्षेत्र कौन से, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में ये सब स्थित है। Bangalore is situated on the Deccan Plateau from where it gets the name of the Silicon Plateau। तो ये बेंगलुरु में दक्कन पठार पर ये स्थित है जिसका नाम सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है। दिस सिटी इज फेमस फॉर माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये जो शहर है पूरे वर्ष मृदु जलवायु के लिए जानी जाती है। सिलिकॉन वैली द पार्ट ऑफ द सेंटा कैलरा वैली सिचुएटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सिलिकॉन घाटी संतकारा घाटी का एक हिस्सा है जो कि उत्तर भारत के रॉकी पर्वत में स्थित है। द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट एंड द टेम्परेचर्स रेयरली ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ की जो जलवायु बिल्कुल सुतेष्ण है, शायद ही कभी इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता होगा। द एडवांटेजेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया डिस्क्राइब इन दिस पेज बिलो। इस पेज में सिलिकॉन पठार, बेंगलुरु या घाटी, इसकी जो जितनी भी लाभ है वो सारा कुछ बताया गया है। यू मे नोटिस द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू सिटीज देयर द अदर डेवलपिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो आप इन दोनों शहरों के बारे में बात करके अच्छे से जान सकते होंगे। जैसे कि हमारे जो महानगरीय क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, अदर सिटीज लाइक गुड़गांव, पुणे, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम एंड चेन्नई आर ऑल्सो द सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। दूसरे गांव जैसे कि गुरुग्राम, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, कोच्चि, ये सारे जो है ना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य क्षेत्र हैं। येट बेंगलोर हैज ऑलवेज enjoyed द यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी एंड द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द मिडल एंड द टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। तो जैसे कि बेंगलुरु के पास सदैव हमेशा ही विशिष्ट लाभ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उच्च प्रतिभा वाले लोग यहाँ पे अच्छे से जल्दी मिल जाते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स तुम्हारा चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हमने इसमें कॉटन इंडस्ट्री के बारे में रीड आउट किया, हमने यहाँ पे आयरन इंडस्ट्री के बारे में रीड आउट किया और जितनी ये रॉ मटेरियल्स वगैरह कैसे बनते थे ये सारा हमने इस चैप्टर में रीड आउट किया है। तो होप सो कि सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।